यूपी से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर हर जगह देखने को मिल रही है। आपने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश में एक पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश इसका पूरा इंतजार कर रहा है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। इस बीच आप देखिए राम मंदिर के नाम पर किस तरीके राजनीति भी उबाल पर है। बीजेपी क्रेडिट ले रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि आखिरकार क्यों राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी की तरफ से लिया जा रहा है। लेकिन सनातन की छेनी से बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करते करते कांग्रेस हिंदुत्व की उस पिच पर पहुंच गई जहां भगवा ब्रिगेड को मात देना मुश्किल है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इनमें से एक मिजोरम को छोड़ दें तो बाकी 4 राज्यों में आबादी के आंकड़े बीजेपी की रणनीति क्लियर कर देते हैं। मध्य प्रदेश में हिंदू आबादी 90.89% है, जबकि मुस्लिम आबादी 6.57%। राजस्थान में हिंदू आबादी 88.49% है और मुस्लिम आबादी है 9.07%। छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा 93.25% और 2.02% है, जबकि तेलंगाना में हिंदू आबादी 85.10% और मुस्लिम आबादी है 12.70%। बीजेपी पसमानदा के जरिए मुसलमानों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश भले कर रही है, लेकिन हिंदू उसके कोर वोटर हैं। इसी को ध्यान में रखकर उसने विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटजी तय की और 2024 की प्लानिंग भी इसी ट्रैक पर जाती दिखाई दे रही है। उसके पास राष्ट्रवाद की पिच है, विकास का भरोसा है, हिंदुत्व की लाइन है और मोदी का चेहरा है। राज्य के चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व के साथ साथ मोदी का फेस इस्तेमाल करेगी और लोकसभा चुनाव में रामलला का मंदिर उसे विरोधियों पर बढ़त दिला सकता है। बीजेपी की चुनावी गाड़ी इसी ट्रैक पर दौड़ती दिखाई पड़ रही है। उसने किसी राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया, हर जगह मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। ये उसका पहला इंडिकेशन है। दूसरा और सबसे मजबूत संकेत आया 25 अक्टूबर को। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की टीम ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। ट्रस्ट ने अयोध्या में बन रहे श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने मंजूर भी किया और सार्वजनिक तौर पर ऐलान भी हो गया। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी 2024 घोषित हो गई। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में रहना, उसकी जो भी पूजन विधि होगी उसमें जो उनसे कहा जाएगा उसे करना, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, वो भी यहाँ 22 जनवरी को सभी पूजन विधि में भागीदारी करेंगे। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री ने इसकी पुष्टि कर दी। अब संघ और बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पूरे देश को जोड़ने की मुहिम में जुट गए हैं। मुख्य कार्यक्रम भले ही 22 जनवरी को है, लेकिन इससे जुड़े आयोजन 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से ही शुरू हो जाएंगे। इसके लिए भगवान की नगरी को सजाने संवारने का काम शुरू हो चुका है। जो गेट आप देख रहे हैं, ये भव्य जो द्वार बनाया जा रहा है, इसका नाम सिंह द्वार है। एक पिलर दूसरी तरफ है और दूसरा पिलर दूसरी ओर है। दोनों के बीच की दूरी लगभग 80 फीट है। तो आप समझ सकते हैं कि 80 फीट चौड़ा ये द्वार होगा, जहां देश विदेश से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो तीर्थयात्री हैं, वो इसी रास्ते से आगे सुग्रीव किला होते हुए और राम मंदिर की ओर पहुंचेंगे। रास्ते में जो पूरी मार्ग है उसको विकास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदे पत्थर लगाए गए हैं, डिवाइडर बनाए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत सी लाइटें भी यहाँ पर लगाई जा रही हैं। बाईं ओर पूरा जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट की ओर से अलग अलग तरह के यहाँ पर काउंटर लगाए गए हैं। संघ और बीजेपी के कोर एजेंडे में अयोध्या हमेशा सबसे ऊपर रही है। एक समय 2 सीट वाली बीजेपी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने में राम मंदिर की भूमिका से भी किसी को इनकार नहीं। इसलिए लोकसभा चुनाव के पहले हो रहे इस आयोजन की सियासी अहमियत विपक्ष के तमाम दलों को परेशान कर रही है। एक सेकुलर मुल्क के अंदर रहते हैं, इसमें मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ रहते हैं और प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं। वो एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं। अब
उनको बुलाया गया है या ज़बरदस्ती बुलवाया गया है वो मैं नहीं जानता, लेकिन एक गरिमा होती है प्रधानमंत्री की, वो गरिमा के मैं समझता हूँ ये खिलाफ बात है कि वो धार्मिक आयोजनों में उसका उद्घाटन करें या उसका शिलान्यास करें। विरोधी बीजेपी पर राम मंदिर के सियासी इस्तेमाल का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस में शामिल शिवसेना की परेशानी कुछ दूसरे किस्म की है। गठबंधन और हिंदुत्व दोनों को साधना उसे भारी पड़ रहा है। एक ऐतिहासिक क्षण है, लंबे संघर्ष के बाद ये राम मंदिर बन रहा है। इस पे किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए या राजनीतिक फ़ायदा उठाने का काम नहीं करना चाहिए। और शिवसेना का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा है इस संघर्ष में। उद्धव साहब ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो वहाँ पर अयोध्या पहुँचे भी थे, और मुख्यमंत्री होने के नाते और राजनीतिक पक्ष के लीडर होने के नाते उन्होंने एक भव्य राम मंदिर बने उसके लिए एक योगदान भी दिया था। तो उम्मीद करते हैं सभी को बुलाया जाएगा। जी नाम नहीं, हम 6000 नाम आपको क्या गिनाएंगे भाई, देश के ख्यातिनाम लोग होंगे, सबकी सूची प्रेस को दी जाएगी। बहरहाल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी इसे विपक्ष की बौखलाहट बता रही है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चुनावी फायदे की बात से बीजेपी के नेता भी इनकार नहीं कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय किया और उस निर्णय के चलते चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी इस बात से सहमत हुए और बगैर किसी विवाद के राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो उनको श्रेय जाता है, और चूंकि सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ, इसलिए उनको श्रेय मिलता है। तो निश्चित तरीके से राम मंदिर का जो एक भव्य निर्माण हो रहा है और जिसका जनवरी में इसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो इसका फायदा निश्चित तरीके से मिलेगा। बीजेपी को किसका फायदा मिलेगा और किसका नहीं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात तय है, उसे विपक्षी एकता वाले इंडिया अलायंस में अंदर खाने चल रहे खेल का फायदा जरूर मिल सकता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, जहां 26 अक्टूबर को यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय सीतापुर जेल गेट पर पहुंच गए। वो जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से मुलाकात करना चाहते थे। बताया जाता है कि कांग्रेस आजम खान के बहाने मुस्लिम वोटर को अपने पाले में करना चाहती है, जबकि मुस्लिम वोटर्स का बड़ा हिस्सा 30 सालों से समाजवादी पार्टी के साथ है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो जंग शुरू हुई है, उस विवाद में ये नया पन्ना जोड़ सकता है। धर्माचार्य जगत गुरु रामभद्राचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में जीत का आशीर्वाद कहीं इसी वजह से तो नहीं दे रहे। तो मैं अपना इसमें भाव ग्रहण करूं कि इसमें राजनीतिक सफलता का आशीर्वाद भी है क्या? और ये राजनीतिक सफलता अब तो 2024 आ रहा है गुरुदेव, उसी का अगला चुनाव है। ये आपने आशीर्वाद दिया, आज विजय भाव कह दिया। राम से आस वैसे तो हर किसी को रहती है, लेकिन चुनाव का माहौल हो तो नेताओं की उम्मीद कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। सवाल यह है कि राम इस बार किसका बेड़ा पार करेंगे।